एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमने रिजल्ट आया, सेलिब्रेट कर लिया, सब कर लिया। अब बारी है अच्छे तरीके से, वही डेडिकेशन के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जो भी गैप रहे उनको सीखते हुए, उनसे आगे बढ़ते हुए तैयारी करनी है। और आपके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं 10 यूनिट को डिकोड कर रही हूँ पेपर 2 कॉमर्स की। तो आज लास्ट सेकंड सेशन है जिसमें हम 9th सेशन में लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट नंबर 9 को डिकोड करने जा रहे हैं। और आप सभी को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि ये पर्टिकुलर यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज इसका रहता है और यहाँ से आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन आपको लर्न करने होते हैं एंड बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आपको याद करने होंगे। फैक्चुअल बेस्ड यूनिट ये हमारी रहती है। तो कैसे और किस तरीके से इस यूनिट को प्रिपेयर किया जाना चाहिए वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फटाफट से सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर दो सो दैट आप सभी जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये चैनल रीच करे एंड अच्छा कंटेंट, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट और बढ़िया टू द पॉइंट कंटेंट आप पढ़ के अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सकूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए अनाउंसमेंट है। जो भी बच्चे इस बार कुछ मार्क्स से जेआरएफ से रह गए, सिर्फ नेट हुआ, कुछ बच्चे जो है पीएचडी ओनली कर पाए, नेट नहीं हुआ उनका, है ना। तो आप सभी के लिए जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ चुका है जेआरएफ अड्डा की तरफ से। 30% जो है नेट क्वालिफाइड के लिए स्कॉलरशिप है एंड 50% पीएचडी ओनली क्वालिफाइड के लिए स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप सभी जो है अपना एडमिट कार्ड प्लस अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए टीम के साथ सो दैट वो ये चीज़ चेक करके आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, आप अवेल कर सके स्कॉलरशिप एंड आपको स्कॉलरशिप टीम प्रोवाइड कर दे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हर बार जेआरएफ अड्डा कुछ नया, कुछ यूनिक और कुछ बेहतरीन करता है सो दैट आपकी कोई भी जो है कमी ना रह जाए पढ़ाई में। एंड यस, प्रीमियम बैचेस आपके लिए हैं तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये सारे फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं एंड बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपकी सारी क्लासेस चलती हैं। पेपर 1, पेपर 2 आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स के अलावा बहुत सारे और पेपर 2s भी हैं। तो कॉमर्स में आपको टीच करवाऊंगी। ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी तैयारी होगी एंड जैसा कि आपने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चों ने अपनी सक्सेस स्टोरी में बताया कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे जैसे मैम आप बोलते रहते थे वैसे वैसे हम करते रहते थे एंड वी आर डन विद द एग्जामिनेशन। जेआरएफ हमने क्वालिफाई कर लिया एंड यस, अगर आप नहीं कर पाए हो तो बिल्कुल अब आप कर लोगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बैचेस चल रहे हैं, महाराष्ट्र सेट की भी तैयारी करवाई जा रही है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और पहला जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है इसमें हम देखते हैं बिजनेस में यूज होने वाले जो लॉज हमें पढ़ने होते हैं। तो मेनली अगर मैं बात करूं 10 लॉ हैं जो हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलते हैं। 10 अलग तरीके के एक्ट हैं जो हमें कवर करने होते हैं। और वेटेज वाइज अगर बात की जाए तो अभी जो है कोई भी एक्ट से क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं। जी अगर मैं बात करूं कि जनरली क्या होता है, जनरली हमारा जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है वो हमारा एक एक्ट है जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक्ट भी है एंड यहाँ पे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कवर होते हैं। तो यहाँ से हमारे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। और कैसे बनते हैं? टर्मिनोलॉजी बेस्ड, प्रोविजन बेस्ड, टाइप्स जो हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या क्या वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग बेसिस पे, किस टाइप का ऑफर है, एक्सेप्टेंस की हम बात करते हैं। तो वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती है और मेन सेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं। डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है। फिर ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, वो हमसे पूछे जाते हैं। बेलर बेली है ना, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में प्लेजर प्लेजी है, साथ ही साथ एजेंट है, उसके कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कब कब वो किस तरीके से एक्ट कर सकता है, क्या क्या सिचुएशंस है जहाँ पे वो प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकता है एजेंट। तो वो सारी चीजें, वो प्रोविजंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। फिर इंडेमनिटी, गारंटी, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कौन से सिचुएशन में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते ही हैं। फिर हम बात करें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, तो यस, ये एक्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही बाइफरकेट होकर निकला है। तो यहाँ पे हम गुड्स जो है उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। देन सेल, अग्रीमेंट टू सेल का क्या मतलब है, देन इसके बाद कैसे कैसे जो है एक बायर और सेलर उसके राइट्स बनते हैं, प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ये बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कैविट एम्प्टर, लेट द बायर बिवेयर। फिर हम कंडीशन और वारंटीज की बात करते हैं। इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी कौन सी होती है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, उनको हम देखते हैं। अनपेड सेलर के राइट क्या है ना। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से एक्ट करता है, एंड साथ ही साथ बायर्स के राइट एंड सेलर्स के भी राइट। और यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस दिए जाते हैं
जो राइट ऑफ लीन है वो कैसे एक्सरसाइज होता है, पर्टिकुलर लीन, जनरल लीन, वो सारी चीजें यहाँ से आपसे पूछी जाती हैं। देन आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन हमारे पास जो आते हैं वो हम कवर करते हैं 4, 5, 6, जहाँ पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज, हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की और चेक की। देन उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपसे ये पूछा जाता है कि कैसे डिस्चार्ज होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर फॉर वैल्यू। तो ये जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देन इसके बाद जो है आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है क्वेश्चन आता है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पूछे जाते हैं। देन हम असाइनमेंट नेगोशिएशन की बात करते हैं, इसका डिफरेंस आपसे जो है पूछ लिया जाता है। क्या डिसऑनर हो जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। कंपनीज एक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा एक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद कंपनीज एक्ट ही है। एंड इवन कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी ये बड़ा हो जाता है क्योंकि प्रोविजन बहुत सारे हैं। एंड यस, कहीं ना कहीं जो हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं उसमें भी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट की हम बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट वहां पे थोड़ा थोड़ा कवर हम करते हैं। तो जैसे कि नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, ये प्रोसेस आपसे बार बार पूछा जाता है। देन इसके बाद मीटिंग्स, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं। एंड देन वाइंड अप कैसे होता है, कंपल्सरी और वॉलंटरी वाइंड अप। फिर इसके बाद एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनके कंटेंट्स कि कितने कितने यहाँ पे जो क्लॉजेज हैं हमारे रहते हैं, कौन से टेबल हमारे होते हैं, प्रोस्पेक्टस, उसके टाइप्स क्या हैं, डायरेक्टर्स, उनकी रेम्यूनरेशन, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे कवर होती हैं। फिर उसके बाद एलएलपी की बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज का हाइब्रिड है। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन क्या, यहाँ पे प्रोविजंस होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है, कैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर सेलेक्ट होगा, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। और फॉर्मेशन और नंबर ऑफ पार्टनर्स, कौन एलएलपी बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, ये सारे बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है। और कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये आपको याद होने चाहिए। और कब से ये हर एक एक्ट लागू हुआ है वो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिलती है वो आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन आपका बनता है। फिर कंपटीशन एक्ट की बात करें तो ये 2002 में आया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन प्रोविजन क्या है, इसमें अग्रीमेंट, कार्टेल, है ना, कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। और जो रिसेंट चेंजेस आए थे 2023 में उस पे बेस्ड क्वेश्चन है जो बन जाता है। वर्टिकल अग्रीमेंट, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट, यहाँ से वो अग्रीमेंट्स के टाइप और कब कौन सा अप्लाई होगा, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्या पेनल्टीज होती हैं, वो आपसे पूछी जाती हैं। पेनल्टीज तो मैं बोलूंगी सब में ही इंपॉर्टेंट है, कब लागू हुआ है कि वो सब में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है वो आपको कवर करने हैं, डेफिनेशंस आपको कवर करनी है। देन आईटी एक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेनल्टीज और इसका ऑब्जेक्टिव और मेन प्रोविजन क्या है, डेफिनेशंस हैं कुछ, एंड साइबर क्राइम्स कौन से हैं। तो जो पेनल्टीज है ना वो आपने याद रखनी है, 65 सेक्शन से लेके 74, 75 तक ये आपको याद रखनी ही है। आरटीआई में जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स, मेन प्रोविजंस, कब आया था, क्यों आया था, किस किस को एप्लीकेशन जो है वो देते हैं तो उनको जो है मिल जाती है इन्फॉर्मेशन, कब नहीं मिल सकती, किस केसेस में मिल सकती है, किस केसेस में बिल्कुल ही अलाउड नहीं है ना, वो सारी चीजें आपसे आरटीआई में पूछी जाती हैं। देन आरटीआई का पूरा प्रोसेस क्या होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कैसे कैसे देता है, फिर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हमारा जो है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे उनकी क्या क्या राइट्स ड्यूटीज होती हैं, क्या क्या लिमिट होती है, कब तक वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पोस्ट, क्या उनकी सैलरी है, कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है, वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आती हैं। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपीआर्स, जैसे कि पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है ना, और जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, प्लांट वैरायटी की बात करते हैं, हम यहाँ पे डिजाइन्स की बात करते हैं, ट्रेड सीक्रेट की बात करते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हमारे पास, पेटेंट वगैरह उसी में आते हैं सारी चीजें। तो ये सारी चीजें होती है। कॉपीराइट के टाइप्स क्या है, ट्रेडमार्क कौन सा एक्ट कब आया था, किसके लिए आया था, क्या क्या प्रोविजन है जो आपको ध्यान रखने होंगे, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो हमारे पास ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एक का एक्ट कब अप्लाई हुआ था, किसके लिए आया था, कितना टाइम पीरियड है, कब रिन्यू करवाना होता है, वो सारी चीजें आती है। और कब आईपीआर्स होते क्या है, क्यों इनकी नीड थी, यहाँ से हमारी टॉपिक्स बनते हैं। फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव और मेन प्रोविजन और बेनिफिट पूछे जाएंगे, ड्यूअल जीएसटी का पूछा जाएगा, इंप्लीमेंटेशन पूछी जाएगी, बट बहुत सारी चीजें जो है आपसे पूछी जाती हैं। आपसे जो है बहुत डीपली क्वेश्चन भी यहाँ पे कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से जो है आपको जो मेंशन है वो तो करना ही है, बट पीवाईक्यू बेस्ड भी आपको यहाँ पे लेके चलना है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन आए हैं, सो दैट आप उसको समझ सको। तो जीएसटी है, ऐसे ही जैसे जीएसटी है वैसे ही हमारा इनकम टैक्स है। जीएसटी इनडायरेक्ट है, इनकम टैक्स डायरेक्ट है बहुत बड़ा, बट क्या कवर करना है, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट सप्लाई कब होती है, कहाँ कहाँ जीएसटी एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ नहीं है, कौन से आउटसाइड द परव्यू हैं, कौन से टैक्सेस हैं जो सब्स्यूब हो गए हैं जीएसटी में, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर हमारे जो फॉर्म्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं,
ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, और क्यों लाया गया जीएसटी वो आपको ध्यान में रखना है, और जो रेट्स हैं जीएसटी के वो कितने हैं, कौन सी चीजें कवर्ड है नहीं है कवर्ड, यही आपसे बार बार जो है वो पूछी जाती है। तो आपके लिए ये जो यूनिट नंबर 9 है ये बहुत ज्यादा लेंथी यूनिट हो सकती है, बट यस अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पढ़ते हुए चलेंगे तो ये बहुत इजी यूनिट भी आपके लिए बन सकती है। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर है जो करवाया है, और आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस है जो मिल जाएंगी, प्रयास बैच में आप क्लासेस देख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से इस यूनिट को कवर कर सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना उसका कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हमें रिवाइज हो जाती हैं। मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको याद डेली करना है, प्रोविजंस को याद करना है, एक्सेप्शंस को याद करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आप ये भी देखोगे कि किस तरीके से रियल लाइफ में जब हम बिजनेस कर रहे हैं क्या क्या चीजें हमारे लिए सही होती हैं, एथिकल होती हैं, उसी के बेसिस पे डिसीजंस है जो लिए जाते हैं, एंड वही चीज अल्टीमेटली जो है आपको याद करनी होती है। तो जैसे जैसे आप रिवाइज करते रहते हो, जैसे जैसे आप पढ़ते रहते हो, वैसे वैसे आपको ये चीजें याद होती रहती हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, है ना, बट ये सच्चाई होती है हर चीज में। केस लॉज होते हैं हमारे पास रेफरेंस के लिए, जो एक्चुअल में सिचुएशन हुई है उसके ऊपर क्या डिसीजन आया था उस बेसिस पे हम लॉ को जो है पढ़ते हैं। पढ़ते हुए थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज लग सकती है, बट जब उसको हम इंटरप्रेट करते हैं तो बहुत ईजी तरीके से ये सारी चीजें आपको समझ आ जाती हैं। तो अगर आप लोग जो है पढ़ना चाहते हैं इस यूनिट को बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं, यूट्यूब पे प्रयास बैच है आपके लिए, है ना, और आपके लिए जो है प्रीमियम बैचेस भी हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे बहुत जल्द क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं, मैं भी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, पेपर 1 की क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए सो दैट यूट्यूब क्लासेस की सभी पीडीएफ्स जो है वो आपको मिल जाए, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सो दैट क्लासेस के लिंक्स आपको ऑन टाइम मिल जाए और आप क्लासेस का बेनिफिट ले सको, है ना। और एक बार और बता देती हूँ कि JRF अड्डा स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके लिए आया है, जिन्होंने इस बार नेट क्वालिफाई किया और जिन्होंने सिर्फ PhD ओनली क्वालिफाई किया, यानी कि नेट नहीं कर पाए या हम जो है JRF नहीं कर पाए, तो आपके लिए जो है स्कॉलरशिप है 30% एंड 50% आपको मिल जाएगी। आप अपना स्कोर कार्ड प्लस एडमिट कार्ड जो है वो दे दीजिए टीम को, टीम आपको कनेक्ट कर लेंगे और आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इनकम टैक्स यूनिट की, तो उसको भी यूनिट को देखेंगे कैसे डिकोड करना है, एंड इसी तरीके से हम पढ़ते हुए चलने वाले हैं। बाय बाय।